तीन नंद और भाभी की एक एसी। सुमित्रा किचन में काम कर रही होती है, तभी शुभम किचन में आकर कहता है, ये क्या माँ, आप बर्तन धो रही हो? रिया, नताशा और ईशा कहाँ हैं? अरे शुभम बेटा, तेरी निकम्मी बहनें अगर अपनी जिम्मेदारी समझती तो मैं यहाँ बर्तन नहीं घिस रही होती और वो तीनों घोड़े बेचकर सो रही हैं। शुभम बेटा, कहाँ जा रहा है? सुन तो जरा, पंडित घर जोड़े राम ने तेरे लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता बताया है। अब तू शादी कर ले ताकि बहू आकर घर संभाल ले। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। अगली सुबह सुमित्रा अपने बेटे शुभम और अपनी तीनों बेटियों के साथ लड़की वालों के घर पहुंचती है, जहां हरीश कहता है, अरे आइए बहन जी, बैठिए। ये है मेरी बेटी अंजलि। सुमित्रा अंजलि से कुछ सवाल पूछने के बाद बोलती है, भाई साहब, मुझे अंजलि पसंद है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। फिर सुमित्रा हरीश आपस में बातें करते हैं। तभी अंजलि की होने वाली तीनों नंद की नजर हॉल में चल रहे एसी पर चली जाती है। नताशा, रिया, हमारी भाभी का मायका तो रिच ही रिच है। देखो ना, हॉल में कितनी महंगी एसी लगी है। अबे चिरकुट, तू चुप कर। वो देख, भाभी हमें ही घूर घूर कर देख रही है। इसके बाद सुमित्रा देवी रिश्ता पक्का करके अपने परिवार के साथ घर लौट आती हैं। थोड़े दिनों में अंजलि और शुभम की शादी हो जाती है, इसलिए कि अंजलि हरीश रॉय की इकलौती बेटी थी। उसे दहेज में बहुत सारा सामान मिलता है, जिसमें अलमारी, पलंग, सोफा सेट और इम्पोर्टेड महंगी एसी भी मिलती है। फिर सुमित्रा अंजलि का गृह प्रवेश कराती है। आजा अंजलि बहू, इस घर में तेरा स्वागत है। शुभम बेटा, बहू को कमरे में ले जा, थक गई होगी। अगली सुबह अंजलि अपने कमरे से हॉल में आती है तो एसी लगा देखकर बोलती है, माँ जी, ये एसी हॉल में किसने सेट की? हमने। अच्छा, तो ये कारस्तानी इन छछुंदरियों की है। रिया, नताशा, ईशा, ये एसी मेरे कमरे में लगेगी। इसे यहाँ हॉल में सेट करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। ओह कम ऑन भाभी, अपनों से भी भला पूछने की जरूरत थोड़ी है। वैसे भी कौन सा आप सारा दिन कमरे में जमी रहेंगी, क्योंकि हमारा खाना पीना हॉल में होता है और टीवी देखना भी हॉल में, इसलिए एसी की सही जगह हॉल में ही है। अंजलि बहू, तेरी ननद सही कह रही है, एसी यही ठीक है। ये सुनकर भाभी भड़कते हुए किचन में आकर गर्मी में खाना बनाने लगती हैं। वहीं उसकी तीनों नंद मजे से एसी की ठंडी हवा में बैठकर टीवी देख रही हैं। ये देखकर अंजलि गुस्से में बुदबुदाने लगती है, जरा देखो तो इन नास्तितियों को, कैसे कामचोरों की तरह सोफे पर पसरी हुई हैं। एसी की ठंडी ठंडी हवा में पॉपकॉर्न और मूवी के मजे लूट रही हैं और मैं यहाँ गर्मी में रोटियां बेल रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते हैं। बेचारी अंजलि सुबह सूरज उगने से पहले उठती, घर की सफाई करती, अपनी नंद के लिए नाश्ता बनाती। वहीं उसकी तीनों ननद ठाठ से एसी की हवा में बैठी रहती। एक दिन अंजलि खाना बनाकर किचन से बाहर आती है। नताशा, साइड होना। नहीं भाभी, आप कहीं और बैठ जाओ ना प्लीज, मुझे एसी की ठंडी हवा खाने दो। अरे सारा दिन तो तुम तीनों एसी के आगे कुल्फी की तरह जमी रहती हो, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता, जबकि सारा दिन किचन में गर्मी मैं झेलती हूँ और तुम तीनों निकम्मों की तरह एसी के सामने पड़ी रहती हो। अपनी भाभी को ऐसा बोलता देखकर नताशा गुस्से में कहती है, आप हम तीनों को निकम्मी कह रही हैं? अब तो मैं इस सोफे से 1 इंच भी नहीं सरकूंगी, समझी? तुम कितनी ढीठ हो। अरे शर्म नहीं आती? ये एसी मेरे पापा ने मुझे दी है, इसलिए इस एसी पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। शर्म नहीं आती तुम तीनों को? अपनी भाभी के एसी पर भूखे नंगों की तरह ऐश करते। एसी को लेकर भाभी अपनी तीन ननद को तीखे ताने देती हैं, जिसे सुनकर तीनों नंद तिल मिलाकर अंजलि को गुस्से में सुनाने लगती हैं। तभी सुमित्रा और शुभम वहां आ जाते हैं। अरे अरे, क्या हो गया? तुम ननद भाभी एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ झगड़ रही हो? हाँ अंजलि, हुआ क्या है? शुभम, तुम अपनी तीनों बहनों को समझा लो। अरे मैं एक सुबह से उठकर सारा दिन बड़ी गर्मी में गधों की तरह काम करती हूँ और अभी जब मैं नताशा को एसी के आगे से हटने को मैंने बोला तो ये तीनों मुंह पर हल्ला बोल पड़ी। ओ माँ भैया, आप दोनों भाभी की बातों में मत आना, ये सरासर सफेद झूठ बोल रही हैं। ऐसा कहते हुए नताशा झूठ मूठ का नाटक करने लगती है, जिसे देखकर एक बार फिर भाभी भड़कते हुए कमरे में आकर कहती हैं, मेरी ये तीनों ननद कितनी नौटंकीबाज हैं, पता नहीं भगवान ने नंदन नाम की बला बनाई ही क्यों। ऐसे ही समय ढलता है। एसी के लिए नंद भाभी के बीच शुरू हुई कहासुनी हर दिन बढ़ती ही जाती है। ऐसे में गुजरते दिनों के साथ गर्मियां और भी ज्यादा होने लगती हैं। ननद के कमरे का सीन।
अरे रिया, तू ऐसे कैसे चमगादड़ की तरह सो रही है? गर्मी के मारे मेरा हाल तो उबले आलू के जैसा हो रहा है। चलना हॉल में चलकर एसी की ठंडी हवा में सोते हैं। तो ठीक कह रही है, इस कमरे में तो पूरे शरीर में आग लग रही है। तीनों ननद अपना अपना तकिया लिए हॉल में आकर एसी चलाकर मजे से सोफे पर सो जाती हैं। वहीं बेचारी भाभी पसीने से भीगकर रात के 2 बजे तक कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही होती हैं। अंजलि, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अरे सो जाओ। अरे इतनी गर्मी में कैसे नींद आएगी? एक तो ये कमरा दिन तो दिन रात में भी राजस्थान के जैसे गर्मी से भरा रहता है, और मैं जा रही हूँ सोफे पर सोने। तुम सड़ते रहो इस खट्टारे से पंखे की हवा में। अंजलि तकिया उठाकर हॉल में सोने आती है और अपनी तीनों नंद को सोया हुआ देखकर चिढ़कर कहती है, मेरी नींद हराम करके ये तीनों कैसे कुंभकर्ण के जैसे सो रही हैं। अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि एसी का टेम्परेचर 26 पर कर देती है, जिससे थोड़ी देर में गर्मी के कारण उसकी तीनों नंद की नींद टूट जाती है। ये एसी 26 पर किसने की? जरूर इस मोटी भैंस रिया ने रिमोट दबा दिया होगा। ऐसा कहकर ईशा एसी का टेम्परेचर 16 पर करके सो जाती है। तो अंजलि फिर से वैसा ही करती है, मगर इस बार नताशा की नजर अंजलि पर चली जाती है। अच्छा, तो ये कारनामा आपका है? लाओ एसी का रिमोट मुझे दो। इसी के साथ नंद भाभी के बीच एसी के रिमोट के लिए छीना झपटी होने लगती है और एसी का टेम्परेचर घटता बढ़ता जाता है। मैं कहती हूँ रिमोट छोड़ो नताशा, वरना मैं तुम्हारी नाक काट कर तुम्हें शूर्पणखा बना दूंगी। मैं अभी कोई चुई मुई नहीं हूँ भाभी, चाहो तो एक चाटे में आपको जमीन पर बिखेर सकती हूँ, फिर एसी की हवा की जगह डॉक्टर की दवा खाओगी। इतने में रिया और ईशा भी नताशा के साथ मिलकर अपनी अकेली भाभी से भिड़ जाती हैं। चिंता मत कर नताशा, जीत तो हम ननद की ही होगी। बोलो, जोर लगा के हाय ईशा, जोर लगा के हाय ईशा। अचानक एसी में एक शॉर्ट सर्किट होता है। तभी सुमित्रा और शुभम अपने कमरे से बाहर आते हैं। ये कैसी आवाज थी? माँ देखो, एसी फूक गई। ये देखकर नंद और भाभी के चेहरे पर 12 बज जाते हैं और तीनों मुंह लटकाकर कहती हैं, ये क्या हो गया? ये तो होना ही था। तुम चारों ननद भाभी ने एक एसी के पीछे घर को महाभारत का मैदान बना दिया है। ना तो तुम तीनों निकट्टू ननद का तमाशा खत्म हो रहा है, और ना तुम्हारी भाभी की। अब भुगतो। अगर एक साथ मिल बांट कर रहती तो कोई चिकचिकबाजी नहीं होती और ना एसी फूकता। भाभी, आई एम सॉरी, वी आर गिल्टी। हम तीनों गर्मी से बचने के लिए सारा दिन एसी की हवा में रहती है, मगर आपकी परेशानी नहीं सोची। हाँ भाभी, ये सोचना चाहिए था। आप हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। हम तीनों ननद के लिए नाश्ता बनाती हैं, घर संभालती हैं, सुबह सबसे पहले उठती हैं। आई एम सॉरी भाभी, मगर अब हम साथ में एसी शेयर करेंगे। आई एम सॉरी भाभी। ये सुनकर अंजलि अपनी तीनों नंद को प्यार भरी नजर से देखकर कहती है, इट्स ओके मेरी प्यारी ननद, दिल छोटा मत करो, मैं कल ही एसी ठीक करवा लूंगी। आखिरकार नंद भाभी के बीच एसी को लेकर चल रही नोकझोंक खत्म हो जाती है, जिसके बाद वे सभी बिना लड़े झगड़े साथ मिलकर एसी शेयर करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों को साथ में मिल बांटकर मनाने का एहसास खुद में खुशियों भरा होता है। सूट बूट पहना हुआ रूप राय अपने बड़े से बंगले में आकर अपनी बेटी को आवाज लगाता है, अहाना, अहाना, कहाँ हो तुम मेरी प्यारी प्रिंसेस? What is happening डैडी? आज आप बहुत ज्यादा खुश हैं। बिकॉज तुम्हारे डैडी को करोड़ों की बड़ी बिजनेस डील मिली है। Congratulations डैडी। अब इसी बात पर अपनी बेटी को ट्रीट दीजिए। अपनी बेटी के ख्वाहिश पर अमीर बिजनेसमैन रूप रॉय अपनी बेटी को एम्बेसडर गाड़ी में बिठाकर उसे शहर के सबसे महंगे 7 स्टार होटल में लाकर उसे एक एक्सपेंसिव खाना खिलाता है। थोड़ी देर बाद वेटर बिल लेकर आता है। योर बिल सर। ओ गॉड डैडी, इतने से खाने का 50,000 का बिल? इट्स नॉट अ बिग डील अहाना। अपनी बेटी की ख्वाहिश पर 50,000 तो क्या, रूप राय लाखों रुपए खर्च करने में भी नहीं सोचेगा। और हम कौन सा गरीब हैं जो अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाना। और अगर इतना महंगा खाना हम नहीं खाएंगे तो क्या सड़क चलते भिखारी खाएंगे? लिव दिस पॉइंट एंड लेट्स गो। इसके बाद रूप रॉय खाना खाकर वेटर को 2500 रुपए बख्शीश दे देता है, जिसे कमाने में एक गरीब को खून पसीना बहाना पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता है और अहाना का जन्मदिन आ जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अहाना, हैप्पी बर्थडे टू यू। कहो मेरी प्यारी प्रिंसेस, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? डैडी,
मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, रवि नाम है उसका। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या करता है वो? अपने पिता के पूछने पर अहाना रवि और उसके परिवार के बारे में बताती है। आर यू क्रेजी अहाना? तुम एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहते हो जिसका परिवार गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। रवि से शादी करके तुम्हें रूखा सूखा खाने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मंजूर है डैडी। जज्बाती मत बनो अहाना, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसा ना हो कि कल को तुम्हें अपने फैसले पर पछताने के सिवा कुछ न बचे। अपने पिता के ना मानने पर अहाना अपने पिता के खिलाफ जाकर रवि से शादी करके ससुराल आ जाती है। अहाना का ससुराल उसके पिता के घर से बहुत ही छोटा होता है, जहां गरीब सास अपनी अमीर बहू का स्वागत करते हुए कहती है, आ जाओ अहाना बहू, इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हारी जेठानी गौरी है और राजू और रानी मेरे पोते पोती हैं। ये मेरा बड़ा बेटा गोपाल है और ये तुम्हारे ससुर जी हैं। अहाना अपने सास ससुर और जेठ जेठानी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। इसके बाद रवि अहाना को कमरे में लेकर चला जाता है। वहीं बड़ी बहू मिट्टी के चूल्हे पर थोड़े बहुत राशन से खाना बनाती है और सभी साथ मिलकर खाते हैं। तभी खाने की थाली में दाल देखकर रानी और राजू कुड़कर बोलते हैं, ये क्या माँ, आज आपने फिर से पतली सी दाल रोटी बनाई है। रोज रोज ये गरीबों वाला खाना खाकर हम परेशान हो गए हैं। रानी रोने लगती है और तभी राजू अहाना की थाली में झांकता है, जिसमें भिंडी की सब्जी देखकर वो हिचकते हुए बोलता है, चाची चाची, क्या आप मुझे अपनी थाली में से थोड़ी सी भिंडी की सब्जी दे देंगी? हाँ क्यों नहीं बच्चों, ये लो तुम खाओ। अहाना अपने खाने की थाली दोनों भूखे बच्चों के आगे बढ़ा देती है, जिससे थोड़ी सी भिंडी की सब्जी के साथ बच्चे पेट भर कर खाना खाते हैं। अरे वाह राजू, चाची की बदौलत आज कितने वक्त बाद हम दोनों बहन भाई को भिंडी की सब्जी खाने को मिली। पेट भर कर खा लेना। बच्चों को खाना खाकर इस तरह खुश होता हुआ देखकर अमीर बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह मन ही मन सोचने लगती है, एक भिंडी की सब्जी भर से राजू और रानी के मुरझाए चेहरे कैसे खुशी से खिल गए, और ससुराल वाले भी कितनी संतुष्टि के साथ ये रूखी सूखी रोटी और पतली दाल खा रहे हैं। और एक हम अमीर लोग हैं जो खाने के पीछे एक ही पल में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। हमारी तरह गरीबों के मन में भी तो अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश होती होगी, मगर माँ जी, पिताजी, जेठ जेठानी जी सभी पैसे के कारण मन मार कर रह जाते हैं। उस रोज रूखा सूखा खाना खाकर अमीर बहू को एक गरीब के घर की खाने की थाली का एहसास होता है। ऐसे ही ससुराल में बहू का हर दिन गरीब के घर का खाना खाकर बीतता है, जिस पर एक दिन अहाना गौरी से पूछती है, जेठानी जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ अहाना, पूछो ना। क्या हर रोज ये रूखा खाना खाकर आपके मन में अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश नहीं होती क्या? होती है अहाना। अच्छा खाना और अच्छा पहनना किसे नहीं पसंद, मगर अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश हम गरीबों के लिए बनी ही नहीं। जब से बहू बनकर आई हूँ घर का खाना खाकर ही रह रही हूँ, क्योंकि गोपाल जी की इतनी आमदनी नहीं जो हम महंगा खाना खाएं, और परिवार में रहकर सिर्फ अच्छे खाने से अपना पेट भरना अच्छा नहीं लगता। किस्मत में हुआ हमारा घर परिवार भी महंगा खाना खा ही लेगा। ऐसे कहते हुए गौरी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसकी बातों में उसकी अधूरी ख्वाहिश उभर गई थी। सच ही तो है, इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, ख्वाहिश सभी की एक सी होती है। गौरी की बात सुनने के बाद अहाना ने ठान ली थी कि वह ना सिर्फ अपने गरीब ससुराल वालों को अच्छा खाना खिलाएगी, बल्कि अपने टूटे फूटे गरीब घर को भी बदलेगी। इस सोच को अहाना अपने पति के साथ साझा करती है। रवि, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कोई नौकरी कर लूं। वैसे भी मैंने MBA किया हुआ है। इससे तुम जो कमाओगे उससे आसानी से घर चल जाएगा, और मैं कमाऊंगी उससे हम अपने घर को बनाएंगे। ठीक है अहाना। अगले 3 महीने अहाना काम की तलाश में निकल जाती है, जहां MBA की डिग्री के बेस पर उसे मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर मैनेजर का पोस्ट मिलता है और बड़ी तनख्वाह दी जाती है। अहाना को इतनी मेहनत करता देखकर घर के मुखिया सुरेश कहते हैं, अरे भाग्यवान, बहू इस घर को बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। मगर बाबूजी, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। मैं और रवि बहुत जल्द सब ठीक कर देंगे। और जेठ जी, आप ये पैसे रखिए। जेठानी जी ने बताया था कि आपका दिमाग हिसाब किताब में बड़ा पक्का है, इसलिए इन पैसे से आप और जेठानी जी एक परचून की दुकान शुरू कर लीजिए, क्योंकि अगर घर का हर सदस्य घर को बढ़ाने में साथ मिलकर भागीदारी निभाता है तो उस घर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता।
सास ससुर को छोड़कर अमीर बहू अपने जेठ और जेठानी के अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से लौटा ले आती है। सभी साथ मिलकर मेहनत करते हैं। जहां गोपाल और गौरी के परचून के दुकान से कमाए पैसे से घर खर्च चलता है, वहीं रवि और आहाना कठिन मेहनत करके जो कमाते उससे घर के टूटे फूटे कच्चे कमरों को तुड़वाकर पक्का घर बनाते हैं। आहाना बहू, तो इस घर के लिए लक्ष्मी है। हमारे गरीब घर में तेरे कदम क्या पड़े, तूने इसे स्वर्ग से सुंदर बना दिया। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि अपने नए घर की नींव रखने की खुशी में हम गृह प्रवेश में दावत रखें, ताकि हमारे आसपास रहने वाले हर गरीब घर के लोगों को अच्छा खाना मिले। अरे बहू, ये तो बहुत ही भली सोच है, वरना आज के जमाने में भला गरीबों के लिए इतना कौन सोचता है। इसके बाद अमीर बहू अपने नए घर के लिए गृह प्रवेश रखती है और हर एक गरीब परिवार को बुलाती है। साथ ही हलवाइयों को दाल मखनी, शाही पनीर, नान, कई तरह की स्वादिष्ट सब्जी और भी बहुत कुछ बनवाती है, जिससे ना सिर्फ अमीर बहू के गरीब ससुराल वाले बल्कि बहुत से गरीब घर के लोग पेट भरकर अच्छा खाना खाते हैं। उनके चेहरे पर खिली हुई खुशी देखकर बहू मन ही मन मुस्कुराती हुई कहती है, अमीरों वाला अच्छा खाना खाकर सभी कितने खुश हैं। थैंक यू भगवान, इस सपने को पूरा करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। हर एक गरीब घर सुलोचना के घर आई अमीर बहू के प्यार भरे सुलझे स्वभाव की बहुत तारीफ करते हैं और खुशी से पेट भरकर उसे दुआएं देते हैं। क्या कभी सोचा है कि अमीर के घरों की थालियों का आधे से ज्यादा खाना कूड़े का कौर बन जाता है और उसे एक गरीब घर परिवार के अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश पूरी की जा सकती है।